लोग डिटर्मिनेंट आज समझ रहे हैं। जितना भी डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज़ है या हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है, हम लोग सारा समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो हम लोग समझ रहे हैं कि डिटर्मिनेंट नॉर्मली जो हम लोगों का क्वेश्चन में यूज होता है, ये सेकेंड ऑर्डर भी होता है और थर्ड ऑर्डर भी होता है। इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलते हैं और इसको हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक है, हम लोग इसको थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं। अगर इसमें बोलें इस तरह से कॉलम 1 बोलेंगे और इसको कॉलम 2 बोलेंगे। यहाँ पे भी इस तरह से हम लोग इसको R1 बोलेंगे, रो 1, एंड दिस इज कॉल्ड R2 एंड दिस इज कॉल्ड R3। दिस इज, ये हो गया कॉलम 1 C1 C2 एंड C3। इस तरह से हम लोग लिख भी सकते हैं, ये R1 R2, ये हो गया R3 और ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। ठीक है, ये हो गया टू सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अगर हम लोगों के पास लिखा हुआ है A B और GH लिखा हुआ है, तो ये भी हम लोगों का एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट होगा। यहाँ पे अगर हम लोगों को लिखा हुआ है 2 5 6 1 4 3 GHI, तभी ये भी एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, ये एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट होगा जिसमें 9 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 4 होता है एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग अगर बोलें इसको, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में हम लोग बोलेंगे कि अगर हम लोगों के पास एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है 1 2 1 और हम लोगों के पास ये भी लिखा हुआ है 1 2 1 और ये है 5 3 5, ठीक है, सॉरी 5 3 6 ले लेते हैं इसको। अगर हम लोग बोलें इस तरह का डिटर्मिनेंट है और इसका वैल्यू कितना आएगा, सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला रो जो है वो 1 2 1 है, तो इसको हम लोग R1 बोल दिए। सेकेंड रो जो है हम लोगों के पास वो R2 है। ठीक है, तो R1 और R2 अगर इक्वल हो गया तो हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, इसलिए कि R1 और R2 जो है इक्वल हो गया, मतलब सेम आ गया, आइडेंटिकल। If two rows of a determinant are identical, then the value of the determinant is 0। ठीक है, अगर हो गया मतलब आइडेंटिकल है तो जो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कॉलम का भी समझ लेते हैं। ये हो गया लेट, हम लोग दूसरा समझते हैं 2 5 6 ले लेते हैं और हम लोगों के पास यहाँ पे 1 दिया है, 7 और 2 दे दिया है। यहाँ पे फिर से दे दिया है 2 5 6 दे दिया। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे कॉलम 1 जो है और कॉलम 3 ये दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी कि कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 3 है 2 5 6। तो हम लोग लिख सकते हैं इस वैल्यू जो डिटर्मिनेंट का ये जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। ठीक है, अभी हम लोग इस तरह से समझ लेते हैं यहाँ पे अगर हम लोगों के पास एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये है 0 0 और 1 5, तो इस तरह के डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू हम लोगों का 0 आएगा कि कोई सा भी अगर रो 0 हो गया या कोई सा कॉलम 0 हो गया तब भी हम लोगों का डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा 0 होगा सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में। अगर हम लोग और एक वैल्यू लिखें 1 5 0 0, तो इस तरह के डिटर्मिनेंट में वैल्यू भी आएगा हम लोगों का 0 आएगा। ये हो गया हम लोगों का 0 0। और अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे 5 6, इस तरह का डिटर्मिनेंट है, तो ये भी वैल्यू हम लोगों का 0 आएगा कि अगर सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में कोई सा रो या कोई सा कॉलम या कोई सा रो 0 होता है उसको हम लोग 0 लिखेंगे। ये सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का हम लोग अभी समझ लेते हैं। अगर हम लोगों के पास एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, ये हो गया 1 2 5 और ये हो गया 0 0 0 और ये हो गया 7 2 8। ठीक है, तो इस तरह का एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे सेकेंड रो जो है हम लोगों का वो 0 है, तो इसका मतलब टोटल डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। हम लोग इसको प्रॉपर्टी 2 में रख सकते हैं, इसको प्रॉपर्टी 2 रख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और इसके हिसाब से और एक एग्जाम्पल अगर हम लोग समझें तो लेट हम लोगों के पास ये दिया हुआ है 1 5 6 दिया हुआ है और 7 9 6 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को 0 0 दे दिया है, थर्ड कॉलम जो है हम लोगों को 0 दिया है, तो भी हम लोगों का डिटर्मिनेंट 0 होगा। अगर कोई सा भी रो या कोई सा भी कॉलम एक डिटर्मिनेंट का 0 होता है तो हम लोग उसको 0 बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। और एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे लेट हम लोगों के पास इस तरह से लिखा है 1 5 0 और 2 3 0 और ये हो गया 7 3
ज़ीरो। इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक तो हम लोगों का जो R3 है वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब टोटल डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई सा भी रो या कोई सा कॉलम ज़ीरो हो गया तो हम लोगों का डिटर्मिनेंट जो होगा ज़ीरो हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा, चाहे वो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट भी हो, उसका भी कोई सा रो या कोई सा कॉलम अगर ज़ीरो होता है तब भी वो डिटर्मिनेंट ज़ीरो कहलाता है। ठीक है, हम लोग अभी दूसरा समझते हैं कंसेप्ट। हम लोग के पास लेट हम लोग इसको प्रॉपर्टी 3 में रख लेते हैं। अगर हम लोगों के पास एक डिटर्मिनेंट लिखा है 1 2 1 और 5 2 3 7 5 1, ठीक है, इस तरह से हम लोगों को लिख दिया है और डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना बोला है। अगर हम लोग चाहते हैं कि सेकेंड रो को यहाँ पे ले जाएं और फर्स्ट रो को जो है सेकेंड में ले आएं, तो हम लोग कैसा लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 5 2 3 सॉरी 5 2 3, ये हो गया 1 2 1 और ये हो गया 7 5 1। अगर हम लोग इस तरह करते हैं मतलब सेकेंड को फर्स्ट में और फर्स्ट को सेकेंड में, तब हम लोग बाहर एक माइनस देंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है एक नेगेटिव बाहर रखना पड़ेगा सॉल्व करने के बाद। अगर हम लोग इसका वैल्यू सॉल्व करने के बाद 8 मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पे -8 लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक रो और एक कलम को इंटरचेंज किया हुआ है। अगर हम लोग किसी रो या कलम को इंटरचेंज करते हैं, हम लोग बोल सकते हैं इफ एनी टू रोज of if first and second rows of a determinant be interchanged, then the sign of the determinant is interchanged। sign of the determinant is interchanged का मतलब यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट रो और सेकेंड रो को इंटरचेंज करते हैं, then the sign of the determinant is interchanged। मतलब या हम लोग यहाँ पे अगर पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव होगा तो डबल नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अभी इस तरह का और एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे समझते हैं। लेट हम लोगों के पास 1 2 1 5 2 6 और यहाँ पे 6 5 2 इस तरह का एक डिटर्मिनेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सेकेंड रो को फास्ट में लिख लेते हैं। तो ये हो गया 5 2 6 और ये हो गया 1 2 1 और ये हो गया 6 5 2। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो सेकेंड रो था फर्स्ट में लिखे और फर्स्ट रो को सेकेंड में लिखे, तो हम लोग नेगेटिव देंगे, अभी हम लोग बोले थे। लेकिन फिर अगर हम लोग चाहते हैं कि ये जो सेकेंड रो है उसको थर्ड में ले आएँ और थर्ड को हम लोग सेकेंड में लें, इसको इंटरचेंज करें, तो हम लोग लिखेंगे 5 2 6, ये आ गया 1 2 1, सॉरी 1 2 1 नहीं, इसको लिखेंगे 6 5 2, इसको लिखेंगे हम लोग 6 5 2 और 1 2 1 लास्ट में। पहले हम लोगों के पास एक माइनस था और फिर से एक माइनस आ गया, तो ये हो गया हम लोगों का प्लस आ गया। ठीक है, डबल माइनस आया, इसलिए हम लोगों का पहले तो एक माइनस था, फिर से हम लोग यहाँ पे इंटरचेंज किए तो एक नेगेटिव और आया तो हम लोगों का पॉजिटिव आ गया। ये भी हम लोगों का एक प्रॉपर्टी कहलाता है डिटर्मिनेंट का। ये भी बहुत ही मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पे हम लोगों को इस तरह का प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अगर हम लोगों के पास यहाँ पे बोल रहे हैं लेट हम लोग के पास और एक प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट होगा ये भी। अगर हम लोगों के पास इस तरह से लिखा हुआ है, लेट हम लोग बोल देते हैं 5 है और 10 है और यहाँ पे 15 है और यहाँ पे दे दिया है 2 3 5 और यहाँ पे दे दिया है 1 2 3। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा कि हम लोग चाहेंगे तो रो 1 से 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग 5 बाहर लिख लेंगे, तो ये आगे हम लोगों का कितना आएगा 5, यहाँ से रो कॉलम 1 से हम लोग 5 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे 5 कॉमन ले लिए तो 1 आ गया, से यहाँ से कॉलम 2 हो गया और यहाँ से जब गया तो हम लोगों का 5 तो 15 से ये हो गया 3, तो 1 2 3 और ये हो गया 2 3 5 और यहाँ पे जो था हम लोगों का 1 2 3। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 कॉलम जो है हम लोगों का आइडेंटिकल हो गया, तो हम लोगों का आ गया 0, तो 5 मल्टीप्लाई 0 और आंसर होगा हम लोगों का 0। अगर हम लोग किसी रो या किसी कॉलम से भी कुछ भी कॉमन लें और दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाए तो हम लोग उस तरह के डिटर्मिनेंट को सीधे 0 लिखेंगे। ये भी हम लोगों का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी समझते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोगों के पास 1 2 3 5 2 6 3 7 लेट 3 7 हम लोगों को दिया हुआ है 2, इस तरह का एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर लें, सम निकालें और उसको हम लोग कॉलम 1 में लिखें। तो हम लोग लिखेंगे कॉलम 1 एरो मार्क कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। कॉलम 1 हम लोगों का ये है, इसको हम दोनों को ऐड करेंगे कॉलम 2 को और लिखेंगे कॉलम 1 में, तो कितना होगा हम लोगों के पास, ये हो गया 2 1 + 2 3 हो गया, 5 2 7 हो गया और 7 3 हम लोगों का 10 हो गया और ये जितना था उतना ही लिख लेंगे 2 2 7 और ये आ गया 3 6 2। ये भी हम लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का। अगर चाहें तो हम लोग C1 + C2 भी कर सकते हैं
और चाहें तो हम लोग यहाँ पे C2 आर C2 प्लस C3 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और एक बात समझ लेते हैं कि C1 आर मार्क हम लोग C1 माइनस C2 भी कर सकते हैं, C2 आर मार्क हम लोग C2 माइनस C3 भी लिख सकते हैं, C3 आर मार्क C3 माइनस C1 भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो तीन प्रॉपर्टी है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में हम लोग किसी दो को यूज़ करेंगे। जब भी यूज़ करना होगा चाहे हम लोग एक यूज़ कर सकते हैं या चाहे तो दो ही यूज कर सकते हैं, तीन हम लोग कभी भी एक डिटर्मिनेंट में यूज नहीं कर पाएंगे। ये प्रॉपर्टी एक होता है। और एक बार समझते हैं इसको हम लोग। अगर हम लोगों को यूज़ करना भी है तो हम लोग इसको C1 आर C1 माइनस C2 लिखेंगे। अगर नहीं चाहते हैं तो दोनों को भी यूज कर सकते हैं, माने C1 आर C1 माइनस C2 और C2 आर C2 माइनस C3। लेकिन तीनों एक साथ यूज नहीं कर सकते। किसी स्टूडेंट को ये करना है या किसी के बच्चे को इस तरह से करना है कि C2 आर C2 माइनस C3 और C3 आर C3 माइनस C1, तो ये भी कर सकता है, तो ये नहीं कर सकता। तीन ही जो लिखे हैं हम लोग, C1 आर C1 माइनस C2, C2 आर C2 माइनस C3 और C3 आर C3 माइनस C1, तो तीन से किसी भी दो को प्रॉपर्टी हम डिटर्मिनेंट पे अप्लाई कर सकते हैं जब हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट मिलेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू।